जब मैंने ये कमेंट देखा ट्विटर पे कि वैभ भाई आपने गलवान वैली में चाइना का झंडा वाला जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी ना वो फेक न्यूज़ है, आपको आकर के ना माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा यार माफी क्यों मांगनी चाहिए, लेकिन हाँ आपकी बात का मैं मान रखता हूँ। आपने अपना फोन उठाया, कीपैड पे टाइप किया और आपने सेंड किया, मुझे टैग कर रहे हो ट्विटर पे जहां मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, तो आपके इस एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसीलिए आपके एफर्ट कभी आगे जाकर के अप्रिशिएट ना हो तो सोचा कि काउंटर, एक तरह से काउंटर नहीं, एक सिंपल जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं। यहां पे कोई माफी मांगने वाला झंझट नहीं है। देखो आप जो कह रहे हो ना कि आपने फेक न्यूज फैलाई है, कहीं फेक न्यूज नहीं फैलाई। जब मैंने इस वीडियो को उठाया तो सुहासिनी जी का आर्टिकल उठाया जो कि द हिंदू के लिए लिखती थी हमेशा। उन्होंने अभी वही सवाल पूछा था जो अभी तक वैलिड है। उन्होंने कहा था कि अभी तक पीएमओ क्यों नहीं कह रहा है कि गलवान वैली पे झंडा नहीं फहराया गया है, क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जब आप 3 मिनट 2 सेकंड पर अगर ये स्क्रीनशॉट देखोगे, वहां भी मैंने आपको बकायदा स्क्रीनशॉट लगा करके दिया है, क्योंकि जब वीडियो हम लोग एडिट करते हैं तो वो तकरीबन 7-8 घंटे का टाइम लग जाता है। एडिटर को पता चला कि उसने स्क्रीनशॉट लगा दिया मुझसे पूछ करके, तो मैंने सिर्फ ये बोला कि भाई तू एक बार देख ले कि पीएम, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री की तरफ से कोई अगर इन्फॉर्मेशन आया होगा तो मैं आकर के वॉइस ओवर कर दूंगा। ही सेड कि नहीं अभी तो कुछ नहीं आया। मैं कैसे लगा दे और लिंक दे देना, और लिंक भी दिया और सब कुछ दिया, वहां पर है ही है। मेरा बेसिक सा सवाल उसमें सिर्फ यही था कि दैनिक जागरण ने जो लिखा है ना कि अंतर साफ है, आप सारी बात तो आप दिखा रहे हो, लेकिन जो गलवान वैली की जो महत्वपूर्ण जो घटना है उसकी बात आप नहीं बता रहे हो। क्यों नहीं बता रहे हो? इसको लेकर मैंने सवाल किया था कि आपके दर्शक, जो आपकी जो दैनिक जागरण के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, क्या उनको जानने का अधिकार नहीं है कि गलवान वैली के अंदर क्या हो रहा है? आप उनको क्यों छल रहे हैं, क्यों कपट रहे हैं? सिंपल सा सवाल मैंने किया था। लास्ट में मैंने ये बात बोली थी, लेकिन पता नहीं जनता को क्या लगता है। और अगर मुझे बात छुपानी ही थी तो मैं स्क्रीनशॉट क्यों लगाता जो 3 मिनट 2 सेकंड पे दिया है। और दूसरी बात ये सुनिए कि आपने वोट का सोर्सेज को दिया कि सरकार को दिया, पहले आप मुझे ये बताइए। ना रक्षा मंत्री ना विदेश मंत्री कुछ नहीं बोला, सोर्सेज कह रहे। सोर्सेज पे क्यों रिलाई करें भाई? क्या मतलब है? सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है? सिंपल सा लॉजिक है ना यार, इसमें तो ऐसी कोई बात थोड़ी ना कि मैं कुछ छिपा रहा हूं या कुछ गलत थोड़ी ना है। हम तो ये चाहते हैं कि जो गंदी राजनीति जो परछाई है ना हमारे जवानों पर ना पड़े। चाइनीज का जो सरकारी जो पत्रकार है वो आकर कह रहा है कि हमें झंडा फहरा दिया, और भारत की जनता को यह पता सोर्सेस से चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो झंडा है वो चाइना ने अपने अपने क्षेत्र में फहराया है, भारत के अंदर नहीं फहराया, और भारत के जवानों ने फहराया। ये एएनआई बता रहा है, ये भी आर्मी की तरफ से नहीं किया गया है, ये भी सोर्सेस की तरफ से किया गया है, एएनआई की तरफ से हमें पता चल रहा है। और हम तो सरकार का इंतजार कर रहे थे ना, हम तो उस वीडियो का मतलब यही था, वो एक रक्षा और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। लास्ट में मैंने वही चीज बोली कि भैया हमें जानने का अधिकार है, बस था और क्या इसके अंदर यार। और द वायर का मैंने जब वीडियो देखा, मुझे देख के तो और उत्सुकता जागी, भैया हो क्या रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मिस्टर प्रवीण झा वो कहते हैं 10 सितंबर 2020 को चाइना और भारत के बीच में एक डील हुई थी। कहां डील हुई थी? मैक्सिको में। उस डील में क्या था कि जहां भारत ने पूर्वी लद्दाख में 1000 वर्ग जमीन को बेच दिया चाइना को लेकर। इसकी बात इसके अंदर हुई नहीं। जब मैंने इस बात को देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सितंबर 10, 2020 में कुछ ही महीनों के बाद एक अग्रीमेंट भी साइन कर दिया हिंदुस्तान की सरकार ने मॉस्को के अंदर चीन के साथ। उसके ऊपर सिग्नेचर थे हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर और उनके विदेश मंत्री योंग ही ने, दोनों ने मिलकर सिग्नेचर कर दिया, जो जॉइंट स्टेटमेंट दे दी। उस जॉइंट स्टेटमेंट में 3 खास बातें हैं। सबसे पहली बात यह है, उसमें जिक्र ही नहीं है कि हम जो हमने एरिया कब्जा किया है अप्रैल 2020 में आकर अचानक हम आ गए, वो हम उसको खाली करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस को एंटी। उसका कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब वो बिल्कुल वापस जाने वाले नहीं है, और हिंदुस्तान की सरकार ने उसमें साइन किया हुआ है। अब ये सारी बातों देखने के बाद प्रवन खेरा कह रहे हैं कि आप चाइनीज के एजेंट हो गए, और राहुल करवाल कह रहे हैं कि आप चाइनीज के एजेंट हो। अरे भाई आप किसी के भी एजेंट क्यों ना सही, अगर आप इस खबर की तह तक नहीं जाएंगे तो आप वास्तव में किसी ना किसी देश के एजेंट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। पवन खेड़ा आप पे आरोप, पवन खेड़ा पे आरोप, तो दर्शकों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। और था कैसा? तो कुछ भी नहीं था ना। अब आगे बात करते हैं पेन किलर वाली। अब देखिए मुझे एक बात बताइए दोस्त कि अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज असहनीय पीड़ा आपको हो रही है, आप पेन किलर खा लेंगे तो पेन किलर क्या करेगी? उस दर्द को ठीक करेगी, उस दर्द को महसूस होने से आपको रोक देगी। आपको महसूस तो नहीं होगा ना कि दर्द नहीं हो रहा, लेकिन वो दर्द फिर लगातार बढ़ता जाएगा, आप डैमेजेस होते चले जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि आपको एक पेन किलर से काम नहीं चल रहा, 2-2 पेन किलर खानी पड़ रही है ना, फिर आपको एमजीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो लॉन्ग रन में आपकी किडनी खराब होंगी, डायलिसिस पे जाएंगे, फिर आप सबसे ऊपर चले जाएंगे। फिर आप, यही तो होता है। आज आप मीडिया का हाल देख लीजिए दोस्त, मीडिया का हाल देखिए। जो हमारे देश का मीडिया है वो एक वो भी एक पेन किलर का हिस्सा बन चुका है। देश में भुखमरी है, अपराध है, लूट मार है, लूट खसोट है, नफरत है, कट्टरता है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार कहती है कि मेरे पास तो भाई पेन किलर है।
कैसे कैसे पेन कर सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट है, कैंपेनिंग है, सब तमाम उनके पास। पैसा मेरे पास, जो चाहूं मैं वो करा लूं। ये मीडिया को देते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, लीजिए पैसा रखिए। और जो मीडिया के थ्रू जो आपको जो पेन किलर दिया जाता है ना, जो आसपास जो घटनाएं आप देखते जा रहे हो ना, जो घटनाएं आपको दिखाई दे रही है कि स्थिति बदतर है, वो आपको महसूस नहीं होने देती है। और इसका रिजल्ट सामने निकल के आ चुका है। जो कट्टरता है, जो नफरत है, ये कैसे पनप चुकी है, अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कौन सी बुली डील्स है और ये सुल्ली डील्स है, ये क्या है? महिलाओं पर बोली लगाने वाली बात है। जो मुस्लिम महिलाओं को, ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं को इसमें टारगेट किया गया था, बोली लगाई जा रही थी। ये कौन थे? 2 बच्चे थे, 18 साल का और 21 साल का बच्चा है। इन 2 बच्चों की गलतियां है या फिर उस सिस्टम की, उस तरीके की गलती है जहां तक इन बच्चों को ले जाया गया? अब मुझे आप बताइए, 18 साल के बच्चे या फिर 21 साल की बच्ची, इन दोनों की गलती है या फिर उस तरीके की गलती है जिसकी वजह से ये उस रास्ते पर पहुंचे हैं? जब मासूम के साथ वो कट्टरता जुड़ करके आती है ना, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बना देती है। इस लीथल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूं। कम से कम ये जो कट्टरता है, वैसे भी किसी भी काम में कट्टरता है, कैसी भी कट्टरता हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इतनी नफरत भर दी है, इतनी सोशल इंजीनियरिंग आपने कर दी है। मतलब पता चला कि लड़की का जो अकाउंट देखने के बाद तो ऐसे पता चला है कि वो सोशल मीडिया पे इतना उसका ब्रेन वॉश हो चुका था, इतनी नफरत उसके अंदर भर गई थी कि उसने सारे काम, मतलब एक महिला होकर के महिला पर बोली लगा रही है। मतलब इससे कोई बुरी बात हो सकती है? एक हम बात कर लेते हैं यार, ये जो नीतियों की जो राजनीति हो रही है ना, इसकी बात मैं कर लेता हूं आपके सामने। देखो, एक बात मुझे बताओ यार, आप गवर्नेंस की बात करते थे, बहुत अच्छा मुझे लगता था कि चलो कोई तो बात है, सरकार मतलब जो पॉलिटिक्स करनी है वो बीजेपी करे, जो गवर्नेंस है वो सरकार करेगी, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी सीएम को आकर कहते हैं कि देखो, ये फलाना सीएम है ना, जो पूर्व सीएम है, ये लोग तो वो लोग हैं जिनके अपराधियों के साथ, लुटेरों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ अच्छे संबंध है। अच्छा, इनके अच्छे संबंध है। मोदी जी, एक बार बताओ, आपकी एजेंसी क्या कर रही है फिर? इससे ज्यादा बेहद शर्मनाक और क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। मतलब हद होती है। राजनीति के लिए ही नीतियां या तो बनाई नहीं जाती, अगर बन जाती हैं तो जोड़ तोड़ के बनाई जाती हैं, या फिर लागू किया जाता है, या फिर लागू नहीं किया जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज देखेंगे, किसान बिल का वापस लेना ही सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है। तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल कि किसान बिल हमने वापस ले लिया, हम किसानों को समझा नहीं पाए। 1 साल में इनको ये समझ में आया। पहले यही लोग कहते थे कि अगर हमने इस बिल को वापस ले लिया ना, तो पता क्या होगा, ये फिर आगे जो कानून बनेंगे, आगे जो बिल आएंगे, सड़क पे उतरेंगे, मतलब भीड़ को देखकर सरकार बिल वापस लेती है, ऐसी बातें सामने निकल के जाएंगी, तो हर बार ऐसे ही होगा, सरकार नाक कटेगी, कुछ काम नहीं होगा। पहले ये बात कहते थे। लेकिन राजनीति के अंदर इनको समझ में आया कि हमारा तो भैया वोट खिसकता जा रहा है पूरा, इन्होंने नीति वापस ले ली। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, CAA 2019 तक मतलब लगभग तैयार है, कानून बन चुका है, लेकिन लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया 2019 में? सिंपल सी बात है, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव थे। पार्टी को मिल गया मैसेज कि भैया हो सकता है कि आपकी पार्टी का हाल बुरा हो जाएगा। सरकार ने बोला हम लागू ही नहीं करेंगे। कैसे हो जाएगा बुरा? लेकिन अब यूपी का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव है, वहां तो ये सब चलेगा ही। तो धार्मिक आधार पर जो नागरिकता वाली जो बात है ना, इसको लागू कर दिया जाएगा। फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। ये तो मतलब दूसरा राम मंदिर समझो आप इनके लिए। मतलब नीति को भी राजनीति से अलग करने की आवश्यकता है, लेकिन यहां लगातार की जा रही है। मेरा मतलब कहने का तात्पर्य यही है। और लास्ट में अंतिम बात में गोवा की पॉलिटिक्स है ना, उसकी बात मैं कर लेता हूं। देखो, गोवा पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे, जो ममता बनर्जी हैं, उनके होर्डिंग्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। एयरपोर्ट से आप बाहर निकले नहीं कि ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे। वही कांग्रेस के राहुल गांधी के कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब है तो मतलब इतने हैं कि नेग्लिजिबल है, कि ठीक है, होंगे कहीं होंगे, कोने में होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खर्चा एडवर्टीजमेंट पे हो रहा है, दोनों पार्टी बहुत कर रही है। कम से कम किसी चीज में तो आगे निकले बीजेपी और कांग्रेस वालों से। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक तरह से बैटिंग बीजेपी के लिए कर रही है गोवा में? एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए, जो गोवा का विधानसभा क्षेत्र है मात्र 40 सीटों का है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस पहले लड़ते थे, अब टीएमसी भी लड़ेगी पहली बार। आम आदमी पार्टी दूसरी बार लड़ेगी, क्योंकि पहले तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। और एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, वो भी पहली बार चुनाव लड़ेगी साथ में। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यार, इन सभी पार्टी को एक बात पता है, बड़ी बड़ी पार्टी को, कि देखो वहां पर हमारे पार्टी में, हमारे क्षेत्र में कोई इतना लोकल नेता नहीं है जिसके नाम पर, जिसके फोटो पर ही हम ये चुनाव लड़ सकें। तीनों पार्टी, केजरीवाल साहब को पता है, मोदी जी को पता है, ममता बनर्जी को पता, सबको पता है। ये जो कैंपेनिंग चल रही है ना, अपने चेहरे पे ही कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े नेता आपको मिलेंगे गोवा के अंदर ही, मोदी, राहुल, सब लेकर, सब केजरीवाल, ममता बनर्जी तक, ये सब जाके अपनी फेस पे जाकर के वोट मांग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब यहां पर 2 ही चीज बन सकती है, या तो ममता बनर्जी सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन बनेगी, ये नहीं बनेगी। दूसरी बात, इसको लोग इस तरह से भी देख रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका जो पहला टारगेट है राहुल गांधी को कमजोर करना है, फिर दूसरा टारगेट क्या है, मोदी जी को फिर हराना है।
ये इनकी प्रायोरिटी सेट है ममता बनर्जी की, कुछ इस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का बेस है अभी भी वहां, उनका परंपरागत जो वोटर है वो अभी भी वहां पर है। कांग्रेस पिछली बार ज्यादा सीटें लेकर के आई थी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं बना पाई। और गोवा की पॉलिटिक्स में एक बात को बहुत जोर तोड़ से कहा जाता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पैसा और शराब हद से ज्यादा चलता है, लगातार चलता है, बारंबार चलता है, और पार्टी का टिकट उसी को दिया जाता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है और ज्यादा पैसा है। अगर आप अरविंद केजरीवाल की ईमानदार पार्टी को देखेंगे तो उनमें भी ऐसी भ्रष्ट नेता आपको मिल जाएंगे। इनको सबको पता है कि भी दारू और पैसे बांटने पड़ेंगे तभी चुनाव में जीत होगी, और वहां पे पैसा बहुत चलता है, पैसा तो हर जगह चलता है। लेकिन गोवा की स्थिति अलग है, कांग्रेस से लोग जीते, सरकार नहीं बना पाए, पैसे दिए और अपनी पार्टी में कर लिया, और सरकार बीजेपी ने बना लिया आराम से, अभी सत्ता में है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कंक्लूड करूं वो सिर्फ ये है कि चार पार्टी का लड़ना, अपने दम पे लड़ना, अगर आप फेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई नरेंद्र मोदी को फिलहाल उनकी कैंपेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो टक्कर देना तो मुश्किल ही है थोड़ा सा, लेकिन हाँ फायदा पक्का होगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी जितना जोर लगाएगी, ममता बनर्जी जितना जोर लगाएगी, वो जो राहुल गांधी का जो पारंपरिक वोट है उसमें ही सेंध लगने वाली है। कांग्रेस ही कमजोर होगी और इन दो पार्टियों को जो कुछ मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन फायदा बीजेपी को होगा। कुछ इस तरह से एनालाइज इस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन मेजोरिटी तो वैसे भी नहीं मिल रही है, और जोड़ तोड़ करके पैसा दे के मेजोरिटी ही आएगी, सिंपल सी बात है, वही रूल करेगा विधानसभा चुनाव में गोवा के। इस तरह से एनालाइज लोग कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने किया है। फिलहाल सिर्फ इतना ही मैंने कहा था आपसे, मेरी बात खत्म। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।